हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं राखी बख्शी और हम आपके लिए लेकर आए हैं आईटीबी न्यूज में एक नई परिचर्चा जो बिहार चुनाव के बारे में होगी। बिहार के चुनाव सर पर हैं तो हमने सोचा क्यों ना बिहार के उन लोगों से बातचीत की जाए जो बिहार पे नजर रखे हुए हैं, जिनका काम है बिहार के बारे में सोचना और उस पर काम करना, यानी वहां के नेता और वहां के लोग। So we will be bringing you a lot of perspectives on Bihar elections 2020 viewers, and we'll keep talking to all those personalities who matter. So here is this conversation with a very special guest today, Mr. Sushil Kumar Singh, who is a member of parliament from Aurangabad, Bihar. We will be talking to him and trying to understand as to what we are really expecting from this Bihar election. सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल ये है, एक तरफ जहां सुशील जी चुनाव की जब बात हो रही है तो बात ये हो रही है कि बिहार में आखिर विकास की तरफ कैसे देखा जा रहा है, और उसमें मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी पार्टी, आपका गठबंधन इस बारे में क्या कुछ करने वाला है। देखिए, बिहार का इस बार का चुनाव हर बार के चुनाव से थोड़ा अलग होगा, चूँकि परिस्थिति थोड़ी अलग है कोविड के कारण। लेकिन बड़े विश्वास के साथ और बड़े आराम से मैं कह रहा हूँ कि बिहार में एनडीए की जीत होगी और बहुत आराम से होगी, कंफर्टेबल मार्जिन से होगी, कहीं कोई इसमें संशय नहीं है। इसलिए कि हाल के वर्षों में जब से एनडीए का शासन आया, बीच के 1-2 साल को छोड़ दें तो जिस तरह से बिहार में विकास के काम हुए और जिस तरह से केंद्र सरकार के माध्यम से जनता के लिए, गरीबों के लिए, विशेषकर किसानों, छात्र सब के लिए भलाई का जो काम हुआ, जो वेलफेयर का काम हुआ, सब चीज़ों को आप मिलाएंगे तो एक बड़ा ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, एक राजनीतिक माहौल बड़ा ही सकारात्मक है। और यही चीज़ें काउंट करती हैं। चुनाव में लोग इन्हीं चीज़ों के आधार पर अपना मत बनाते हैं कि किसे चुनना है, हमें किसे वोट देना है, किसे अपना मत देना है। इसी आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हम लोग बड़े आराम से जीतेंगे। देखिए, गठबंधन की तो बात हो ही रही है, लेकिन अगर आप गठबंधन की बात करें तो एनडीए की जहां तक बात है, ये कहा जा रहा है कि जेडीयू को बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे नाराजगी है। शायद सीटों के मामले में समस्या आ सकती है कि किस तरह से वो आपके साथ अलायंस में साथ रहेंगे, आगे इस पे बात हो रही है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक एनडीए का सवाल है, एनडीए एकदम इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा। नाराज़गी की बात कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है, हर पार्टी चाहती है कि हमारा शेयर अधिक से अधिक हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे कि महागठबंधन में जो रार मची हुई है, एकदम से अनिश्चितता है। 10-10 दिन तक बातचीत बंद हो जाती है, कांग्रेस आरजेडी में बात नहीं हो रही है। मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी को और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को आरजेडी की तरफ से कोई भाव नहीं मिल रहा है। मांझी जी को भाव नहीं मिला, मांझी जी से बात करने को कोई तैयार नहीं था, तो मांझी जी वहाँ से अलग हुए। तो एक तरफ बिल्कुल अनिश्चित गठबंधन है और उम्मीद है कि ये बिखर भी जाएगा। इस बार के चुनाव में एक नई चीज ये है कि लालू प्रसाद यादव मैदान में नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति इन चुनाव में किस प्रकार की होगी, इसके बारे में सुशील जी आप क्या बोलना चाहेंगे? लालू जी के नहीं रहने का असर तो ज़रूर है। लालू जी पुराने अनुभवी नेता और गठबंधन की सरकार को उन्होंने चलाया, बहुत सालों तक गठबंधन को सफलतापूर्वक उन्होंने संचालित किया। उनके नहीं रहने का असर तो ज़रूर है। और जिस तरह से महत्वाकांक्षा है, आप देख सकती हैं कि महागठबंधन में एक बिखराव सा है, एक असंतोष ही नहीं, अनिश्चितता है। रोज़ बयान आते हैं उनके नेताओं के कि हमें कोई पूछ रही नहीं रहा है, हमसे कोई बात करने वाला नहीं है, हमारी नहीं सुनी जा रही है, इस तरह से आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे एनडीए में, आप कह सकते हैं, बट एनडीए में केवल इतना ही है कि पार्टी चाहती है कि मेरा शेयर अधिक हो, हम अधिक सीटों पर लड़ें। बाकी बाकी और कहीं कोई बात नहीं है और सब कुछ लगभग तय है, केवल घोषणा बाकी है। घोषणा हो जाएगा, उसके बाद सब कोई अपनी अपनी सीटों पर और सब कोई मिल के, एनडीए में जितने दल हैं सब कोई मिलकर एक दूसरे को जिताते हैं। ये एनडीए का कल्चर है। तो इसलिए हम लोग बड़े आश्वस्त हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं।
देखिए फिर जहां तक एक और बात हो रही है कि किसानों की बात, तो पहले लग रहा था कि शायद ये केंद्र में ही एक बात हो रही हो, लेकिन अब बात शायद बिहार तक भी पहुंच गई है और ये लग रहा है कि अब किसान वहां पे भी असंतुष्ट हैं और इस मुद्दे को ऊपर उठाया जाएगा। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है अब जबकि फार्म बिल सामने है? देखिए, फार्मर्स बिल जो आया है उसमें असंतुष्टि का तो कोई सवाल ही नहीं है। किसान असंतुष्ट नहीं है, विपक्ष के नेता असंतुष्ट हैं, इसलिए कि केंद्र सरकार एक के बाद एक ऐसे ऐसे काम कर रही है जिनसे उनका भविष्य और अंधकारमय होता जा रहा है। तो उनकी चिंता वाजिब है, उनकी चिंता अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि भारत सरकार ऐसा ऐसा काम कर रही है तो हम लोगों के भविष्य का क्या होगा। किसानों को वो लोग बरगला रहे हैं। मेरा तो हमारे मंत्री जी ने भी कहा है कि विपक्ष के लोगों को, उनके नेताओं को पहले बिल का पूरा अध्ययन कर लें, पहले बिल को पूरा पढ़ लें। अगर बिल में कोई बात नहीं है या बिल में कोई किसान विरोधी बात है तो उस बात को वो वाजिब तरीके से उठाएं, सरकार उस पर गंभीरतापूर्वक विचार भी करेगी। लेकिन जो चीज़ है ही नहीं, जैसे उन लोगों ने कहा एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी है और रहेगा। सरकार ने एमएसपी बढ़ाया भी, अभी गेहूं पे बढ़ाया, मसूर पे बढ़ाया और कई जिन्स पे बढ़ाया, कई फसलों। दूसरा एपीएमसी की बात, एपीएमसी ख़त्म हो जाएगा। एपीएमसी नहीं ख़त्म हो रहा है, एपीएमसी पर भी बिल में बिल्कुल क्लियर है। तो ये लोग जनता को, किसान को बरगलाना चाह रहे हैं। बट किसान इतने भी अज्ञानी नहीं हैं, किसान समझते हैं, किसान भी अखबार पढ़ते हैं, किसान टेलीविज़न देखते हैं, बिल की कॉपी भी किसान देखते हैं और देखा है लोगों ने। इसलिए ये जो इनका प्रयास है कि हम किसान को बरगला कर और एक नेगेटिव माहौल खड़ा करें, ये प्रयास भी इनका निष्फल जाएगा और इसमें जितनी ऊर्जा लगाएंगे, जितनी ताकत लगाएंगे, वो सब बेकार होगा। ये ऊर्जा ये लोग कहीं और लगाते तो हो सकता था इनको थोड़ी कामयाबी मिलती। देखिए जहां तक बात हो रही है बिहार के चुनाव की, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक अभिनेता, एक फिल्मी अभिनेता जिसकी मौत हो गई, उस जिसका नाम है सुशांत सिंह राजपूत, उस सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को बहुत बड़ा राजनीतिक रंग दिया जा रहा है इस बार बिहार की राजनीति में। तो आखिर ये एक इतना बड़ा विषय बनाकर जो अब सीबीआई की जांच तक पहुंच गई, इसे आखिर क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है? देखिए, इसमें राजनीति का कहीं कोई पुट या कारण तो नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो घटना घटी उसके बाद पूरे देश से, खासकर युवाओं में एक असंतोष था, आक्रोश था महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के विषय में। और हर कोई ये डिमांड कर रहा था, मैंने भी बहुत मजबूती से इस बात को प्रेस के माध्यम से सरकार से कहा था कि इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। अंततः सीबीआई से जांच इसकी हो ही रही है। सरकार ने फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट तक में लोग गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा सही निर्णय दिया और सीबीआई की जांच हो रही है। लेकिन इस घटना का कोई राजनीति से यह संजोग है कि अभी बिहार में चुनाव हो रहा है और आज से करीब करीब 2.5 महीने पहले ये घटना घटी। लेकिन होता है कि जैसे एक गलती को छिपाने के लिए, एक पाप को छिपाने के लिए आप 10 पाप करते हैं, 10 गलतियां करते हैं। वही सुशांत सिंह तो चले गए, अब इंक्वायरी के बाद सामने बात आएगी कि उनकी हत्या हुई या आत्महत्या हुई, आशंका तो जताई जा रही है और जो सामने आ रहे हैं जो साक्ष्य, उसके आधार पर भी कहा जा सकता है कि हत्या ही हुई है। अब बात वहाँ से चली, गलती को छिपाने के कारण परिस्थिति ऐसा पैदा हुई कि अब बात ड्रग्स तक चली गई और ये बॉलीवुड भी उससे नहीं बच सका। तो आप ये देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने यदि पहले दिन ही लोगों की मांग के आधार पर यह फैसला ले लिया होता कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होगी, कहीं कुछ मामला नहीं था। इंक्वायरी होती, जो तथ्य सामने आता, जो सच्चाई सामने आती, उसके आधार पर कार्रवाई होती। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने इसमें नकारात्मक रवैया अख्तियार किया, अब मुंबई पुलिस को दबाव में लिया, मुंबई पुलिस दबाव में काम कर रही थी। बिहार के इन्वेस्टिगेशन की टीम जब मुंबई जाती है तो उसको एक तरह से अरेस्ट किया जाता है और उसके साथ जो नॉन कोऑपरेशन रवैया अख्तियार किया जाता है। तो ये सारा लगता है शक की सुई महाराष्ट्र सरकार के
सबसे सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग या उनके परिवार के लोगों के ऊपर जा रहा था और जा रहा है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि यही कारण था महाराष्ट्र सरकार के ऊपर असंतोष का लोगों का, और हम लोगों ने बड़ी मजबूती से इसकी मांग की थी कि भाई इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, इस बार का चुनाव कोविड-19 की स्थिति में हो रहा है। वर्चुअल रैलीज की बात हो रही है। बात ये हो रही है कि कैसे इन चुनावों को वर्चुअली डिजिटली देखा जाए। तो आप कैसे इस चुनाव को एक नए ढंग से देख रहे हैं, और क्या वर्चुअल रैली करने में बहुत सारे पैसे लगेंगे, ऐसा भी माना जा रहा है? ये पहला अनुभव होगा जीवन का, केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि सब लोगों के लिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कभी कोई चुनाव हुआ नहीं था। लेकिन चैलेंज को, बिहार तो चैलेंज को स्वीकार करने वाला स्टेट है। बिहार के लोग तो हमेशा चुनौती को स्वीकार करते हैं। आज़ादी की लड़ाई से लेकर अभी तक 1974 का आंदोलन आप ले लीजिए, उदाहरण सामने है। तो बिहार एक बहुत ही चैलेंजिंग स्टेट है। वहाँ के लोगों में बहुत मतलब ताकत है इन चीज़ों को का सामना करने की। और अभी आपने देखा कि जो ज़रूरी काम होते हैं वो लोग किस सफलता से, किस दृढ़ता से करते हैं। जैसे अभी पार्लियामेंट का सेशन चला, बड़े सफलतापूर्वक चला। जब जब बिहार की बात आती है तो महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, और हाल में हमने देखे कि बहुत सारे हादसे ऐसे हुए हैं। तो आखिर महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या कहना है, कि क्या सरकार महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या करेगी, क्या मुद्दे उठाएगी जो उनकी सुरक्षा को लेकर है? नहीं, ये तो एक संजोग है। वैसे चुनाव के चलते और चुनाव के समय चुनाव के कारण नहीं है। पहले भी बिहार की बिहार की जनता को प्रधानमंत्री जी की तरफ से बहुत सौगात मिले। अब जैसे कोविड में ही हुआ, गरीब कल्याण योजना शुरू हुई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें नवंबर तक, छठ तक लोगों को मुफ्त में राशन मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे महिला सशक्तिकरण का, तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने महिला सशक्तिकरण के मामले में बहुत बड़ा काम किया। आधी आबादी को आधी शक्ति दी, आधा हिस्सा दिया पंचायती राज व्यवस्था में, और नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में आधे सीट को रिजर्व किया महिलाओं के लिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अब आज के दिन महिलाएं जितनी जागरूक हुई हैं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आप किसी कार्यालय में चले जाइए, आप हॉस्पिटल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको महिलाओं की अच्छी उपस्थिति अधिकारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में देखने को मिलेगी। बिहार एक बड़ा राज्य है और एक संजीदा राज्य है। छिटपुट घटनाएं तो हर जगह होती हैं, उससे मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर और ध्यान देने की आवश्यकता है, ये मैं महसूस करता हूँ। देखिए, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, और ये कहा जा रहा है कि बिहार का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक भ्रष्टाचार खत्म ना हो। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार खत्म कब होगा? देखिए, भ्रष्टाचार के लिए किसी एक संस्था को, किसी एक सरकार को, किसी एक वर्ग को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। पहले अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, उसमें अधिकांश अधिकारी अंग्रेज हुआ करते थे। अब तो हमारा ही कोई भाई, हमारा ही कोई बेटा, हमारी ही कोई बेटी, हमारी ही कोई बहन अधिकारी है या सरकारी कर्मी है। अगर हम लोगों के अंदर ये सोच डेवलप हो जाए कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है, केवल कानून से और कड़ाई से और चाबुक से इस पे लगाम या इसको कम नहीं किया जा सकता, ये एक धारणा होनी चाहिए। सबके मन में इस बात की चिंता होनी चाहिए कि हमें हमारी ड्यूटी ईमानदारी से करनी है, मुझे अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से पालन करना है। तो स्वतः ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। एक बात और मैं आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूँगा। जैसे मैं 12वीं लोकसभा का भी सदस्य था और 15वीं का भी रहा। पहले जो माहौल हुआ करता था, ऊपर से भ्रष्टाचार सरकार में, मंत्रालयों में, आज मोदी जी के ज़माने में कम से कम इतना तो ज़रूर है कि इस स्तर का जो भ्रष्टाचार वो कहीं नहीं है। हालांकि विपक्ष ने बहुत प्रयास किया कि मोदी जी को घेरा जाए, इस सरकार को बदनाम किया जाए राफेल और दूसरे मामलों में, लेकिन कहीं कोई मामला टिक नहीं सका। अब भ्रष्टाचार की कहीं बात, घोटाले की कोई बात नहीं होती, जबकि यूपीए शासनकाल में हर महीने कोई न कोई
घोटाला सामने आता था, एक नया घोटाला आ जाता था सामने। तो ये कम से कम ये बंद हुआ है, और इसके बंद होने का सबसे अच्छा असर ये है कि जो पैसा किसी पार्टी या किसी नेता के खाते में, उनकी जेब में जाता था, वो पैसा अब देश के खजाने में आता है। और देश के खजाने में जब आता है तो फिर देश के लोगों के लिए, सड़क के लिए वो पैसा काम आता है, बिजली के लिए, पानी के लिए या बाकी चीज़ों के लिए काम आता है। तो इतना तो देश की जनता को भरोसा हो गया है कि सरकार के स्तर पर ये जो बड़े बड़े घोटाले होते थे, इसका अंत हो गया। हाँ, अब निचले स्तर पर धीरे धीरे ये बातें नीचे पहुँचेंगी। निचले स्तर पर सफाई की आवश्यकता है, उसमें जनता का बहुत बड़ा सहयोग अपेक्षित है। बेरोजगारी इस वक्त एक बड़ा मुद्दा रहेगी सुशील जी, और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर पूरे देश में ही नहीं, राज्य सरकार में भी ये इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा। युवा आपकी तरफ देख रहे हैं, तो इस बेरोजगारी को हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कोविड के कारण समस्या तो थोड़ी ज़रूर हुई, और एक विश्वव्यापी जो रिसेशन का भी असर हिंदुस्तान पर भी पड़ा। लेकिन हमारी सरकार में इस बात पे बहुत गंभीरता से विचार चल रहा है कि कैसे हम अपने युवाओं को रोज़गार और उनको मुख्य धारा में, इसके लिए प्रयास बहुत गंभीरता से हुआ भी, किया भी गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुई, एक अलग मंत्रालय का गठन हुआ युवाओं को रोज़गार देने के लिए, स्वरोज़गार के लिए, कि युवा रोज़गार पाने वाले नहीं, मांगने वाले केवल नहीं रहें, बल्कि युवा ही युवा को रोज़गार देने वाले भी बन सकें, इसके लिए। लेकिन किसी भी चीज़ को मतलब सफलता तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, और इस योजना को ही पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा, और मेरे युवाओं को भी भरोसा, अभी मैं गाँव में घूम रहा था, इस बात को मेरे सामने युवाओं ने रखा भी, लेकिन एक आशा भरी निगाह के साथ रखा। उनको एक विश्वास है, मोदी जी के ऊपर एक भरोसा है कि मोदी जी ज़रूर हम लोगों के लिए सोच रहे हैं और करेंगे। इसी उम्मीद के साथ लोगों ने कहा कि हम लोगों के रोज़गार के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, और मैंने भी कहा कि आपकी बात ऊपर तक जाएगी, मैं निश्चित रूप से इस बात को पहुंचाऊंगा। मैंने पहुंचाया भी, और सरकार इस पर बहुत कीन है, बहुत गंभीर है। और इस समस्या को भी हमारी सरकार बहुत सरल तरीके से सफलतापूर्वक समाधान करेगी। अब आप देखेंगे कि इस चुनाव में एक नई चीज आ गई है, वो है ओवैसी जी की एंट्री। उनकी पार्टी इस बार इस चुनाव में लड़ेगी, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ओवैसी साहब की अपनी पार्टी है, उनकी अपनी एक सोच है, और एक सोच के तहत उनके जो अपने विचार हैं, अपनी विचारधारा के तहत उनसे हम लोगों का कोई न तो लेना देना है, राजनीतिक नफ़ा नुकसान अपनी जगह पे है। ओवैसी साहब अपनी पार्टी को देश भर में फैलाना चाहते हैं। बिहार में उनका एक एमएलए है भी, और महाराष्ट्र से उनका एक एमपी भी है। तो वो एक राजनीतिक दल के नेता हैं। तो जिस तरह से सब लोगों की चाहत होती है, उनकी भी चाहत है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने और देश के हर राज्य में हमारे पार्टी की उपस्थिति हो। तो उसी आलोक में बिहार में भी वो, जैसा कि हमने पढ़ा और सुना है कि चुनाव अपनी पार्टी के तरफ से उम्मीदवार खड़े करेंगे और लड़ाएंगे। तो ये ओवैसी साहब के विचार हैं, ये उनका पक्ष है। इसके विषय में तो ज़्यादा ओवैसी साहब ही बता सकते हैं। आपसे छोटे हैं तेजस्वी यादव, और चुनाव में आपके सामने खड़े हैं इस बार, तो आप उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? तेजस्वी जी मेरे से छोटे ज़रूर हैं, उम्र में छोटे हैं, और राजनीतिक पारी में भी मेरे से जूनियर हैं। उनको मैं स्वस्थ रहने का, खुश रहने का, यशस्वी रहने का आशीर्वाद देता हूं। मैं उनके लिए शुभकामना है। बाकी बिहार के लिए और बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों की भलाई के लिए, तरक्की के लिए एनडीए सरकार ज़रूरी है, ये मैं कहना चाहूँगा। सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। आगे भी बिहार के चुनाव में आपसे बातचीत होती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुशील कुमार सिंह, सांसद औरंगाबाद से बिहार में, और ये हमसे बातचीत कर रहे थे उन तमाम मुद्दों पर इस बार जो हमें बिहार के चुनाव में देखने को नजर आएंगे। आई होप व्यूअर्स दैट यू एंजॉयड दिस इंटरव्यू। विल कीप ब्रिंगिंग यू न्यू पर्सपेक्टिव्स ईच टाइम, न्यू लीडर्स एंड न्यू फेसेस। कीप वॉचिंग। थैंक यू।